नमस्कार। मन की बात के 100वें संस्करण से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं जो कल राजभवन में इस पर 100वें एपिसोड को लेकर जो विशेष स्क्रीनिंग की गई थी उसमें सभी जगत, चाहे वो शिक्षा जगत हो, अध्यात्म की दुनिया हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, खेल के क्षेत्र में जिनका योगदान हो, उन तमाम 100 हस्तियों को कल राजभवन बुलाया गया था। उसमें से राज्य के जो पद्मा अवार्डी है उन्हें भी बुलाया गया था और वो लोग राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ इन्होंने मन की बात का जो 100वां संस्करण है वो राजभवन में सुना था। हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। पद्मश्री बलवीर दत्त जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य जी हैं जो कुलपति हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के। तो आप तमाम दर्शकों की ओर से मैं कह सकता हूं कि ये जो मन की बात का जो एक तरीके से माहौल पूरे देश में बना है और 100वां संस्करण को लेकर जिस तरह से चर्चाएं सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में इसकी चर्चा हो रही है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करने का जो ये तरीका है ये दुनिया में अलौकिक अद्भुत तरीका है और इसके जरिए प्रधानमंत्री ने एक तरीके से लोगों से कनेक्ट किया है, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, जन जागरण के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने लोगों से कनेक्ट किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो पिछले 2014 में जो कार्यक्रम शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑल इंडिया रेडियो के जरिए, किस तरीके से रेडियो के जरिए ये मास तक ये चीजें पहुंची है और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से, चाहे वो स्वच्छता का मुहिम हो, जन जागरूकता का मुहिम हो, इन तमाम मुहिमों को एक जन आंदोलन का रूप इसके जरिए दिया है। बलवीर दत्त जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस 100वें पड़ाव को जहां तक पहुंचा है मन की बात? ऐसा मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इस तरह का इतने बड़े पैमाने पर किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई संदेश लोग सुनते हों, ऐसा नहीं है। बहुत गिने चुने देशों में इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। जी। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने हर महीने की पहली तारीख को जी कौम के नाम पैगाम ऐसा करके रेडियो से प्रसारण शुरू किया था, तो उसको भी कोई खास लोकप्रियता नहीं मिली और उससे कई कारण है। एक बड़ा कारण तो यह था कि जिसको कहते हैं एकालाप, आप लिखा हुआ पढ़ के बोल के चल गए जी। और ये मोदी जी का जो कार्यक्रम जो होता है प्रोग्राम जी तो एक तो इनमें जो कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कला कौशल बहुत जबरदस्त है और लोगों को लगता है जैसे आपसे बैठ करके आमने सामने बात कर रहे हैं जी। और वो इतने सरल ढंग से बात करते हैं और इतने अपनत्व से बात करते हैं जी। कि आदमी जो है उससे एक तरह से मोहित हो जाता है। मतलब कनेक्ट करते हैं लोगों से भी। कनेक्ट करने में तो उनको जो महारत हासिल है विदेशों में भी देखा गया, जहां वो जाते हैं किस तरह से लोगों से मिल जाते हैं और भारतवंशी जो लोग हैं, अभी जो आपने बताया कि बड़े पैमाने पर लोग सुनते हैं जी। विदेशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी सुनते हैं जी। और इस बार का जो कार्यक्रम था 100वीं, हाँ, जो किस्त जो इसकी थी कड़ी जी, उसको तो बहुत ज्यादा लोगों ने सुना। इवन यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल को भी उसमें शामिल किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और इसमें खास बात यह है कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है जी। तो इसमें एक फीडबैक जो है वो मिलता है। खास तौर से हम लोग जो, जैसे मैं प्रिंट मीडिया से संबंध रखता हूँ, तो ये आम शिकायत है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है कि गांव और कस्बों का कोई कवरेज नहीं होता है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इस कार्यक्रम से ये पता लगता है भारत की बहुत बड़ी आबादी गांव और कस्बों में रहती है जी। तो हमारे देश के गांव और कस्बों में क्या हो रहा है जी, वहाँ लोग क्या सुन रहे हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं जी, क्या वो महसूस कर रहे हैं, ये इससे समझने में सुविधा होती है जी। हमारे हिंदी के एक बड़े कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा था, भारत माता ग्राम वासिनी जी। और सोहनलाल द्विवेदी का कहना था, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांवों में। तो गांव और कस्बों की स्थिति की बहुत जानकारी मिलती है और इससे यह भी पता लगता है कि किस तरह से
छोटे छोटे शहरों में, गांवों में लोग चुपचाप कितना बड़ा काम कर रहे हैं जी। उनकी क्या उपलब्धियां हैं, ये हाईलाइट करना जो है बहुत जरूरी है। और उससे उन लोगों का भी हौसला बढ़ता है कि उनको एक मान्यता मिली जी। और सुनने वालों को भी लगता है कि भाई ये काम कर रहे हैं, तो उससे उनको भी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस तरह की झलक सर पद्म अवार्डी भी जो पिछले कुछ सालों में, पिछले अगर 7-8 सालों में हम लोग बात करें सर, जिस तरीके से गुमनाम हीरो जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो समाज में किस तरीके से काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को जो वहां पर कई बार राष्ट्रपति भवन में जो लोग अवार्ड लेने पहुंचे उनके शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं थे, वैसे लोगों को सम्मान मिला। शायद लोग भी नहीं सोचते होंगे कि ऐसे लोग भी राष्ट्रपति भवन ये तो 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये भी बहुत मार्के की बात है जी। और मन की बात की तरह ही ये बात है। पहले लगता था कि ये पद्म अवार्ड आमतौर पर जो एलिट क्लास के लोग हैं या जिनकी पैरवी सिफारिश है या राज्य सरकारें रिकमेंड करती थी, ज्यादातर ऐसे ही होता था। अब इन्होंने कर दिया कि नहीं, पब्लिक जो है अपनी ओर से रिकमेंड करे, भेजे और आप खुद भी कर सकते हैं जी। तो उसको तो खैर वहाँ स्क्रूटिनाइज किया जाता है जी। उसके बाद ये कुछ फैसला होता है जी। तो उसका चलते जो है कि बहुत से ऐसे लोगों को जो डिजर्व करते थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको भी ये अवार्ड मिला। अभी जैसे कहा आपने, कपड़े पहने हुए जी, सामान्य कपड़े पहने हुए लोग पूछते हैं, एक पद्मा अवार्डी नंगे पांव पहुंचे थे जी, एकदम जी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा पहले हो सकता था। झारखंड के अभी कई हस्तियों को जिनको मिला है सर, चाहे सिमोन उरांव हो, चाहे दूसरे लोग, अगर हम उनकी बात करें तो निश्चित तौर पर इसी तरह की कुछ झलक है ये, कि जैसा कि आप कहते हैं कि मन की बात जो एक दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण परिवेश के इलाके हैं, वो इस तरह से, जिस तरीके से मोदी जी ने मन की बात में उसकी चर्चा की है, तो उससे लगता है कि जो गांव में रहते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ऐसा लगता है आपको तपन जी? नहीं, राइट आपने कहा। देखिए, अभी आपने बलवीर दत्त जी का सुना, जो काफी सही है कि भारत गांव का देश है और भारत का विकास जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो नहीं होगा। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री को 130 करोड़ जनता तक पहुंचना था और वहां तक मन की बात को पहुंचाने के लिए मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मीडिया में रेडियो या दूरदर्शन, ये दोनों आज चौथा स्तंभ माना गया है इसको, जो कि एक क्रांति पैदा कर दिया है कि बहुत कम समय में, माने आप पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आप किसी से भी संवाद कर सकते हैं। तो संवाद में आज रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा 130 करोड़ जनसंख्या तक प्रधानमंत्री ने अपने संदेश को भी पहुंचाया और वहां के लोगों से संपर्क भी किया, जो कि एकदम, आप झारखंड के ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि झारखंड में पलामू हो, चाहे बासा हो, चाहे दुमका हो, ऐसे क्षेत्रों के आदिवासी समूह से बात करना और उसके जीवन को जानना, प्रधानमंत्री का देखिए कितना बड़ा विजन है कि हम वैसे जगह पहुंच जाएं जहां कोई पहुंच नहीं सकता है। यानी कि हम ऐसे सीमांत वर्ग को भी देखें जिसके विकास आज तक मुख्य धारा में वो सीमांत वर्ग नहीं आ पाया है। यह सत्य भी है कि भारत में आज भी आप देखिए 2 जून की रोटी प्राप्त करने वाली जनसंख्या कोसों दूर है और सरकार या प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हम ऐसे वर्ग तक पहुंचे और उनकी भी बात जाने और अपनी भी बात जाने, क्योंकि भारत का विकास करना है तो ऐसे वर्ग तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। उसकी आवश्यकता को समझना बहुत जरूरी है। हमने कल प्रधानमंत्री का जो मन की बात का प्रोग्राम राजभवन रांची में संपन्न हो रहा था, तो उसमें देखे कि पलामू डिस्ट्रिक्ट से भी एक शिक्षक आए थे और दुमका से भी एक शिक्षक आए थे, जो एक लाइब्रेरी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं दुमका में, जो कि उस इलाके के आदिवासी इलाके में कहीं भी लाइब्रेरी या कहीं भी स्कूल का बहुत अभाव है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का नजर वहां तक भी पहुंचा और उसको भी कल प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने महामहिम के पास अपना प्रश्न भी रखा। महामहिम ने अपना एक वर्ड भी दिया है कि हम उस गांव को लाइब्रेरी नहीं, रोड से भी कनेक्ट करेंगे और लाइब्रेरी की भी सुविधा करेंगे। और जहां शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे विकास हो सकता है। विवेकानंद ने भी शिक्षा की बात पर ज्यादा जोर दिया था। आप मंडेला को आप ले लीजिए, उन्होंने शिक्षा की बात किया था
फिर आप गांधी को ले लीजिए, बापू ने भी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की बात की थी कि गांव का विकास करना है तो हमें बुनियादी शिक्षा ही एक ऐसी विपन है हमारे पास, एक ऐसा अस्त्र हमारे पास है जिससे कि गांव को विकास कर सकते हैं। आप देखिए कि अंबेडकर ने भी शिक्षा को ही हथियार माना था कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपनी बात नहीं रख सकता है। और इसलिए शिक्षा के विकास पर एक पलामू का लड़का आया था जिसने बताया कि मेरे पास कोई आधारभूत संरचना नहीं थी, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, बहुत मुश्किल से हम किसी प्रकार शिक्षा प्राप्त किए। तो कल उसे भी बधाई दिया गया माननीय हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा, और प्रोत्साहित भी किया गया कि हम उस इलाके को आपके द्वारा हम और शिक्षा का जो भी संभव होगा सरकार के द्वारा हम कराएंगे। तो मन की बात में पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और ऐसे सीमांत वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सरकार का या नरेंद्र मोदी जी का एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक एक व्यक्ति के घर कैसे पहुंच सकता हूं। और खासकर इस झारखंड के ट्राइबल एरिया जो आज भी 21वीं शताब्दी में 75 वर्ष अमृत महोत्सव भारत बना रहा है, उस समय भी आज ऐसी जनसंख्या झारखंड को देखने को मिलती है जो मिनिमम नीड्स भी उसको प्राप्त नहीं है। तो ऐसी विजन के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जनसंख्या के पास इसी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कि मैं उसके लिए फ्यूचर प्लान कर सकूं कि कल आने वाला समय में उसे भी मुख्य धारा में मैं शामिल कर सकूं। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। तो लगातार जो तपन जी कह रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा हो रही है, बलवीर जी सर किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो मन की बात कार्यक्रम है या कम्युनिकेशन का जो प्रधानमंत्री का तरीका है उसके जरिए वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता का मुहिम हो सर, शिक्षा से लोगों को जोड़ने की बात हो, या फिर हम कहें कि देश के लिए योगदान देने की बात हो, या सामाजिक फील्ड में कोई काम कर रहा हो, चाहे वो रोटी बैंक चला रहे हो, वर्ल्ड बैंक चला रहे हो, ब्लड बैंक चला रहे हो, इन तमाम तरह के जो लोग हैं उनको अगर इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है तो क्या दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ता है कि वो भी मोटिवेट होते हैं किस तरह का काम करना चाहिए जिसमें समाज में इसी को हम लोग जन भागीदारी कह सकते हैं। यस, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर और अन्यथा भी मोदी जी राजनीति में ही रचे बसे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में राजनीति का कोई उल्लेख नहीं रहता, बिल्कुल नहीं होता। राजनीति से हट करके जन जागरण की बातें हैं, जन जन की समस्याएं हैं, पर्यावरण को लेकर के, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, कला संस्कृति विज्ञान, इस तरह की समस्याओं को सामने लाया जाता है और लोगों से सुना जाता है कैसे क्या करना है। तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है। और खास बात यह है कि जो फीडबैक की मैंने चर्चा की, रोज हजारों चिट्ठियां आती हैं जी, तो उसमें कुछ चुनिंदा चिट्ठियां ही प्रधानमंत्री को दी जाती हैं जी। और उससे ये होता है कि पता लगता है कि लोगों की सोच क्या है जी, लोग क्या चाह रहे हैं, फिर ये अपना रिएक्शन भी देते हैं जी, ये नहीं कि चिट्ठियां आई और रख दी गई। तो ये अपने आप में एक कनेक्ट करने का यूनिक तरीका है कि लोग तो अब सपोज दैट हम चिट्ठी लिखें या आप चिट्ठी लिखें और उसका जवाब प्रधानमंत्री दें तो निश्चित तौर पर वो आदमी तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हमने कुछ सोचा और प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं, तो ये लोगों के लिए भी उत्साहवर्धन होता होगा इससे। नहीं, वैसे भी मन की बात को छोड़ करके भी जी जो जानकारी है उसमें यह है कि आमतौर पर ये सब चिट्ठियों का जवाब देते हैं जहाँ तक आवश्यक रहता है जी। बहुत से जो राजनेता है वो ऐसा नहीं करते जी, और कोई भी काम को लटकाते नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको दिल्ली आना था तो उनसे पूछा गया कि सर कितनी फाइलें, कौन कौन सी फाइलें पेंडिंग है, बोले कोई पेंडिंग नहीं, ऑल क्लियर्ड। तो ये कितना ये काम करते हैं ये भी ताज्जुब की बात है। और ये भी बहुत प्रेरक है व्यक्तित्व उनका कि वो सोते कब हैं जी, 12 बजे तक भी वो जागते रहते हैं और उसके बाद भी। अभी हाल ही में ये एस जयशंकर ने बताया जी कि रात को 12 बजे के बाद हमको फोन आया करीब 1 बजे मोदी जी का, तो बोले जाग रहे हो, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का फोन है, रिसीव किया। तो एक हादसा हो गया था विदेश में भारत से संबंधित, ऐसा हो गया है। बोला अच्छा ठीक है हम देखते हैं। बोले ये तो हमको, ये तो इसमें फॉरेन सर्विस में रहे बहुत अरसा कि रात को 1 बजे प्रधानमंत्री फोन करके बोलते हैं जाग रहे हो।
तो ये इनका अपना जो जीवन कृतित्व जो है और जितनी ऊर्जा है इनमें, जितना आत्मविश्वास है, उससे भी लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं। ये भी मोटिवेट करता है लोगों को। सही बात है। अगर लीडर आपका हो, नेतृत्व करने वाला आपका इस तरह से सोचता हो, उसका विजन इस तरीके से हो और वो अपने आप को डेडिकेट करता हो, तो निश्चित तौर पर दूसरे पर इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तपन जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन का जो स्किल है, ये मास में पहुंचने का लिए सबसे बेहतर तरीका है? बहुत बेहतर तरीका है कि मास तक मैसेज देने का ये रेडियो और दूरदर्शन, पहले भी मैंने बताया कि जन जन तक पहुंचने के लिए ये सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब दिन ये जनता को जगाने का काम किया है। आप प्री इंडिपेंडेंस भी आप देखिएगा तो उस समय भी अखबार की भूमिका देखिए कि किस प्रकार सकारात्मक होती थी अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर। चाहे आजादी के लिए उस समय मीडिया का प्रयोग किया जा रहा था, तो आजादी के लिए भी उस समय किस प्रकार आजाद हो भारतवर्ष, उसके लिए अखबार को निकाला जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखिए कि धीरे धीरे कितना विकास हुआ है मीडिया के क्षेत्र में, कि पहले रेडियो, फिर अभी दूरदर्शन। अब देखिए इतना प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यात्रा इतना अच्छा है कि भारत के जनता तक पहुंचने का सबसे अच्छा साधन आज के डेट में यही है कि किसी प्रकार की भी समस्या हो, अच्छा हो या बुरा हो, हर प्रकार को एक कवर करता है। क्योंकि कोई ये आज के डेट में थोड़ा सा कंपटीशन तो हो गया है मीडिया में भी, क्योंकि बड़े घराने के बीच भी मीडिया पैदा हो गया है, जिससे कि न्यूज में दोनों प्रकार के हमें देखने को आज को मिलता है। फिर भी हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं कि सरकार जो मन की बात टाइटल से एक जनता तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया कि हम कैसे जनता तक पहुंच सकते हैं, और इसमें जनता की ही बात होती है। देखिए, एक जो हम कहते हैं ना कि हमेशा कहा जाता था पहले भी कि रेडियो, दूरदर्शन या दूसरे भी प्रिंट मीडिया या कोई भी चीज हो, वो इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट का जरिया होता है। तो मन की बात कार्यक्रम जो है, ये एक इंफॉर्मेशन का बहुत बेस्ट जरिया है। चाहे हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई काम हो रहा हो, समाज के क्षेत्र में कोई काम हो रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा हो, तो वो एक तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन भी प्रधानमंत्री की ओर से दी जाती है कि भाई देश इस मुकाम पे हासिल किया, देश ने ये हासिल किया, इस तरह की चीजें भी टेक्निकल है वो भी दी जाती है। तो हमको लगता है कि ये विद्यार्थियों के लिए भी ये जो कार्यक्रम है बलवीर जी, क्या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हो सकता है? हाँ, वो तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो बहुत लगता है कि आने वाले दिनों में देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कार्य करने में वो कामयाब होगी। और अभी जो बताया जाता है कि अभी जैसे भारत की आबादी जो है, हम लोगों ने चीन को पछाड़ दिया है। पहले बोला जाता था कि बढ़ती आबादी जो है ये बहुत दिक्कत पैदा करेगी। तो खैर बहुत ज्यादा आबादी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अब कहा जाता है कि ये आबादी हमारे लिए एक एसेट है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नौजवान लोग भारत में हैं, और ये आने वाले दिनों में और लोगों में बहुत जोश है, खास करके नई पीढ़ी जो है, और दुनिया में भी इसकी चर्चा होती है कि जैसे अभी पाकिस्तान तक में देखिए भारत कितनी तरक्की कर गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गया, और कुछ अर्सा बाद जब तीसरे नंबर पर आ जाएगा, हम लोग कहाँ पर हैं। और हमारी जो नई पीढ़ी जो है, जिसमें जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत जो है उसका तो पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, तो इनसे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी आशाएं जो है करते हैं। एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो बहुत बड़ा काम हुआ मन की बात कार्यक्रम से, मोदी जी के मार्फत से, कोविड-19 कोरोना के टाइम में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने में ये एक बहुत टूल के रूप में बहुत साधन सिद्ध हुआ। जैसे शुरू में ही मोदी जी ने कहा था, जब शुरुआती दौर था तो उस समय तो नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा समस्या होगी महामारी के रूप में, कि फिर भी अगर लोगों का संसर्ग कम हो तो इस बीमारी से हम निपट सकते हैं। जनता कर्फ्यू, तो लोगों ने उसका पालन किया। एक बार बोलने से पूरे देश में लगता है कि बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं किसी को कुछ बोलने, पूरा कर्फ्यू की तरह स्थिति थी। और उसके बाद तो जैसे आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए, कुछ दूरी मेंटेन कीजिए, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया।
बहुत से देश ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की तरक्की नहीं चाहते। हाँ। और भारत की कमियों को वो खोज खोज के निकालते हैं या झूठ मूठ में फैलाते हैं। पब्लिसिटी अमेरिका में 2-3 संस्थाओं ने कहा था कि ये जो कोविड की बीमारी है, भारत इसमें खत्म हो जाएगा एकदम। भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं का। लेकिन भारत ने जिस तरह से उसका सामना किया करके वो अमेरिका पिछड़ गया इसमें। अमेरिका में बहुत बुरी स्थिति हुई, सारे विकसित देश पिछड़ गए सर। तो इसमें तो ये हुआ कि देखिए इस एडवर्सिटी में भी एक अपॉर्चुनिटी जो है उसको देखा मोदी जी ने। और भारत की जो वैक्सीन है पूरी दुनिया में उसकी मांग हुई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और जो अभी विद्यार्थियों की आपने बात की, तो नई पीढ़ी में बहुत जोश है। और हम समझते हैं कि 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी आते आते हम लोग वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे, पावर के रूप में हम रहेंगे। सर एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कोई भी आदमी का अगर प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं या मीडिया में जब, क्योंकि आप बहुत आपका वास्ट अनुभव है 50 साल से ज्यादा का आपका इस फील्ड में, तो किसी का अखबार में अगर तस्वीर छपती है या उसका नाम छपता है या रेडियो में या टीवी में नाम आ जाता है, तो सिर्फ उस आदमी पे उसका इम्पैक्ट नहीं होता, उसके आसपास के इलाकों में भी इम्पैक्ट होता है। क्या आपका इसमें सर रिसर्च कहता है? उससे तो वो बहुत प्रोत्साहित होता है। हाँ। अब ये तो व्यक्तिगत बात तो मैं नहीं करूंगा, मुझे कई लोगों ने कहा है कि मेरा पहला फोटो आपके अखबार में छपा था और हम अखबार लेके जगह जगह घूमे थे। और अब वो नेता जो है उनमें से कोई मुख्यमंत्री भी बन गया है, कोई सेंटर में मिनिस्टर बन गया, उनके फोटो रोज छपते रहते हैं, तो अब उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहला फोटो जो छपा उसको लेकर के जो प्रोत्साहन होता है ना, बात तो सही है। देखिए कि हम बिहार से, पटना से बिलोंग करते हैं, तो पहली बार जब बीए में मैं टॉप किया, मैं ही अपनी ही बात बोल रहा हूँ, बीए में टॉप किया इकोनॉमिक्स में, ऑनर्स में 82 में टॉप किया, तो मेरा फोटो अखबार में आर्यावर्त निकलता था उस वक्त, इंडियन नेशन और आर्यावर्त। बिहार का यही प्रमुख 80-70 के दशक में आर्यावर्त प्रमुख अखबार था। तो मेरा फोटो उसमें छोटा ऐसा छपा, तो सिर्फ हमारे गांव में और या हमारे शहर में नहीं, पूरे बिहार में ही चर्चा का विषय था। और हमें जो खुशी मिली फोटो देखकर, तो देखिए उस मैंने एक अखबार में मेरा फोटो छपा, तो मैं कितना उसको कितने लोग को दिखाया, कितने लोग को दिखाया कि उसका मैंने, और काफी एक ऐसा फीलिंग हुआ कि फोटो देखने से ही का तो मतलब अगर वो किया तो उसके बाद लगता है कि अच्छा ये हमने किया तो एक फोटो छपा, इतनी चर्चा हुई, दूसरा काम इसके ऊपर अगर कुछ करेंगे तो इससे निश्चित तौर पे मोटिवेशन होता है। इसलिए देखिए अखबार में छपना, चाहे वो पेपर में आर्टिकल के रूप में छपे, चाहे कोई न्यूज छपे, तो उसे काफी खुशी मिलती है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जनता के इसी नवज को पकड़ा है कि मैं अपनी बात को पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जनता के पास अपना मैसेज पहुंचाऊंगा, क्योंकि देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास कैसे कर सकते हैं देश का, उसका एक बहुत सुंदर अस्त्र के रूप में मन की बात टाइटल से माननीय प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को शुरू किया। ये काफी मैंने स्वागत के योग्य है और इसका काफी प्रभाव भारतवर्ष के जनता पर, चाहे वो युवा जनता हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सभी पर इसका, और गांव में काफी इसका इफेक्ट पड़ा है। हर गांव में इसका एक खुशी का लहर है कि मन की बात से एक दूसरे से कनेक्ट हुए, गांव की जनता भी कनेक्ट हुई, गांव की जनता भी अपनी बात को रख सका, प्रधानमंत्री भी उसके समस्या को देखे, और प्रधानमंत्री जब समस्या को देख रहे हैं तो आने वाला समय में एक नई पॉलिसी के साथ भारत का शुभ विकास होगा। यह इसमें लोगों को यह लगता है, जैसा ये बोलते हैं और ठीक ही है कि जनता का प्रथम सेवक, तो लोगों को लगता है कि जो बोलते हैं सो बिल्कुल ठीक बोलते हैं और निष्प्रिय भाव से काम करते हैं, और इनका जो जीवन है, जीवन शैली है, उससे ये स्पष्ट प्रकट होता है, लोगों को ओपन बुक है कि इनका कोई व्यक्तिगत और पारिवारिक एजेंडा नहीं है, इसलिए इनकी बात का असर होता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई व्यक्तिगत और कोई पारिवारिक एजेंडा नहीं है और जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, मन की बात के जरिए अपनी बात रखते हैं, चाहे उनके दूसरे भी जो काम है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रहा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा हो, या फिर जिस तरीके से पद्मश्री अवार्डी की बात हो रही थी कि किस तरीके से जो गुमनाम हीरोज है, जहां तक अब तक लोगों की पहुंच नहीं हुई थी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच हुई है और उसके बाद वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी मन की बात को उजागर कर रहे हैं और उनसे कनेक्ट करने के बाद लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और मन की बात का ये जो 100वां कड़ी पूरा हुआ है, निश्चित तौर पर देश में उसे एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान थे, बलवीर दत्त जी और डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य जी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।